जय बालाजी महाराज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल आनंद और मैं जनरेशन ऑफ टुडेज रोमांस फिल्म का स्टोरी राइटर और क्रिएटर हूँ। और इस फिल्म की जो जर्नी रही है हमारी, वो बहुत ही यादगार जर्नी है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। कौन कौन से लोग इस फिल्म से जुड़े रहे, इस फिल्म के दौरान क्या क्या चीज़ें रहीं, क्या कास्टिंग थी, कैसे इस फिल्म की शुरुआत हुई और कैसे ये कंप्लीट होकर, जो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि कैसे आपने ये फिल्म बनाकर इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करी, एमएक्स प्लेयर पर, तो वो कैसे हुआ, किस तरीके से हमने शुरुआत करी, कैसे हमने रिलीज़ किया ओटीटी पे, वो सारी चीज़ें जो है आज हम इस वीडियो में उन सब बातों पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। शॉट ले लिया आपने? बाबा का शॉट ले लिया है? और नारियल इस फिल्म की जो शुरुआत है वो 2019 में नवंबर मंथ से हमारी शुरुआत इस फिल्म की हुई। तो शुरुआत में ये था कि हम एक फ़िल्म बनाने का प्लान कर रहे थे कि हमें एक फ़िल्म बनानी है, अच्छी फ़िल्म बनानी है। हमारी एक नई टीम बनी थी, तो हम सब बहुत जोश में थे कि हमें एक ज़बरदस्त सी फिल्म बनानी है और उसको जो है ऑल इंडिया हम थिएटर रिलीज़ करने की हम सोच रहे थे। तो एक स्क्रिप्ट थी, उससे पहले हम लोग ने ये सोचा कि हाँ, हम सब जुड़ तो गए हैं, मिलके काम कर रहे हैं, सब हैं, हम लोग फिल्म बनाना है, सब चीज़ें करना है। उससे पहले हम कुछ एक डेमो बनाते हैं। एक बड़ी फिल्म से पहले एक फिल्म बना के देखते हैं कि हम सब जो सोच रहे हैं, जैसा प्लान कर रहे हैं, क्या हम ऐसा कर पाएंगे, ऐसा एक्सिक्यूट हो पाएगा कि नहीं। तो इसलिए हम लोग ने सोचा पहले हम एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, उसको बना के देखते हैं कि हाँ, हम सब लोग मिले हैं, एक साथ हैं, तो हम वो चीज़ें एक्सिक्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो एक शॉर्ट फिल्म हम लोग ने प्लान करी। तो हुआ ये था कि एक स्टोरी मेरे पास थी। एक्चुअली वो एक वेब सीरीज़ की स्टोरी थी, जो मैंने 2015 में एक वेब सीरीज़ बनाई थी, जिसका नाम था मस्ताने कॉमेडी सीरीज़, जो कि जिसका हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। लेकिन वो अगर वो उस समय से कंटिन्यू रहती तो शायद वो इंडिया की पहली वेब सीरीज़ होती। और उसका एक एपिसोड ही हम बना के रिलीज़ किया था हमने, बाकी 2 एपिसोड, मैंने टोटल 3 एपिसोड उसके लिखे थे उस समय, और इसमें से एक ही शूट होकर रिलीज़ हो पाया था, बाकी नहीं हो पाए थे, कुछ कारणवश वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो उसका एक एपिसोड और मेरे पास वही लिखा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, वो कहानी अच्छी थी, उस समय जब रिलीज़ हुआ तो लोगों को बहुत पसंद आई थी वो कहानी, कॉमेडी फिल्म थी, बहुत अच्छा और लोगों को लगा था वो। और बहुत लोग बोलते हुए थे कि उस सीरीज़ को कंटिन्यू करो। जब वो आगे कंटिन्यू नहीं हुई इस टाइम पे, तो बहुत लोग बोलते थे उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि जब बना ही रहे तो हम लोग उसी को क्यों ना कंटिन्यू करें, या उसको फिर से हम रिवाइव करते हैं, फिर से एक अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो वो स्टोरी मैंने सुनाई कि यार, ये 10 साल पहले की लिखी हुई स्टोरी यार मेरे पास है, अगर आप लोग कहो तो इसको हम लोग जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, या इसको फिर से फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर सकते हैं फिर। तो जब मैंने स्टोरी का ब्रीफ दिया, सबको स्टोरी बताया, सबको स्टोरी बहुत पसंद आई। और सबने कहा हाँ, इस स्टोरी को हम कर सकते हैं। एक्चुअली वो स्टोरी सिर्फ 12 मिनट की थी। हाँ, तो हमने कहा एक टेस्ट शूट करके देखते हैं पहले इसका, कि कैसा रहेगा, इस फिल्म को एक टेस्ट शूट करते हैं। तो टेस्ट शूट किया। टेस्ट शूट की जब रिजल्ट आया तो हमें बहुत अच्छा लगा। जो उसका बैंग ऑन था, जो फिल्म का ग्रेप देखने में ग्रिंजर आ रहा था, तो लग रहा था हाँ, काम यार कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा बन सकता है। फिर मैंने शूट रोका, मैंने कहा क्यों ना, अब जब हम बना ही रहे हैं तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, उसको बड़ा बनाते हैं थोड़ा। तो उस समय इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च होना शुरू हो गए थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म आना शुरू हुए थे, एमएक्स प्लेयर आ चुका था, एमएक्स प्लेयर बहुत पॉपुलर हो चुका था उस समय तक। और एमएक्स प्लेयर पे भी कंटेंट आना शुरू हो गए थे। 2018 में एमएक्स प्लेयर शुरू हो गया था एज अ ओटीटी। उससे पहले वो वीडियो प्लेयर था, उसके बाद वो ओटीटी में कन्वर्ट हुआ, फिर 2018 से उसके कंटेंट आना शुरू हुए और कंटेंट हिट भी हो रहे थे। तो ओटीटी उस समय नया नया मार्केट में था कि हाँ, ये भी प्लेटफॉर्म है, ये भी नई चीज़ है जिस पर पिक्चरें रिलीज़ होती हैं, वेब सीरीज रिलीज़ होती हैं। लेकिन उस समय तक कोई भी ओटीटी फिल्म ना बनी थी इंडिया में, ना रिलीज़ हुई थी, कोई भी नहीं थी उस समय तक। सिर्फ वेब सीरीज़ बनती थी, और जो पुरानी फिल्में जो रिलीज़ हैं उनको री रिलीज़ आदमी उस पर करता था। तो हमने कहा क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो सिर्फ ओटीटी के लिए ही हो। तो मैंने अपनी टीम से बात करी कि इस फिल्म को जो है, अगर ये 12 मिनट की स्क्रिप्ट को हम क्यों ना 1 घंटे का कर दें, 1 घंटे का करके इसमें 2 गाने डालेंगे अच्छे से, और इसको एक ओटीटी फिल्म की तरह जो है हम रिलीज़ करेंगे।
तो सबको मैंने अपना आइडिया जब सुनाया कि मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ, सबने कहा कि हाँ कर सकते हैं। मेरे जो पार्टनर थे रंजीत निषाद और अवध फिल्म प्रोडक्शन, इनको मैंने बताया कि मैंने कहा यार मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ करने के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ आप करिए, हमारा पूरा सपोर्ट है। तो इधर पार्टनर से भी हमारे सपोर्ट मिला। मैंने जो उस समय डायरेक्टर लिए थे इस फिल्म के लिए, धर्मेंद्र कुमार जी, उनसे भी मुझे सपोर्ट मिला। उन्होंने भी कहा कि हाँ इसको करिए, अगर ऐसा हो सकता है तो इससे अच्छी क्या बात है, सभी के लिए अच्छा है वो। तो फिर हम लोग ने उस पर काम करा पूरी तरीके से, और फिर उसको 1 घंटे की जब मैंने स्क्रिप्ट पूरी जो है उसको बनाया, कुछ सीन्स ऐसे थे जो मैंने सेट पे भी लिखे उस फिल्म के, लेकिन 1 घंटे का मैंने एक स्क्रीन प्ले बना लिया था कि हाँ इसको 1 घंटे में कैसे ले जाना है, किस तरीके से इसको करना है। फिर बात आई कास्टिंग पे कि अब इसकी कास्टिंग कैसे रहेगी, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने लार्जर देन लाइफ है, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं सब, तो कैसे होगा। जैसे बबली का कैरेक्टर था पहला ही, वो जो लीड कैरेक्टर था, तो ये हुआ कि पहले सबका डिस्कशन हुआ, तो फिर ये हुआ कि बबली कैरेक्टर मैं ही करूँ। तो मैंने कहा यार मैंने अभी अपना वेट इतना कम किया है, और फिर मुझे बढ़ाना, कि बबली कैरेक्टर मुझे एक चवी लड़का चाहिए था, मोटा सा गोलू मोलू टाइप का। तो मैंने कहा यार फिर वो वेट बढ़ाना, और वो, और दूसरी बात मैं अपने आप को उस कैरेक्टर में नहीं देख पा रहा हूँ। पब्लिक कैरेक्टर में मैं अभी अपने आप को उसमें नहीं देख पा रहा हूँ। तो पब्लिक कैरेक्टर के लिए फिर उन्होंने सोचा, बहुत विचार किया, तो फिर मैं क्यों ना कैरेक्टर ये करण से कराया जाए। करण बहुत सालों से मेरे से जुड़ा हुआ है, और कई प्रोजेक्ट एज अ कास्टिंग डायरेक्टर जो मैंने कास्ट किए हैं, कई सारे प्रोजेक्ट उसमें करण को मैंने कई जगह कास्ट किया था। तो मैं जानता था कि वो एक्टर तो बहुत अच्छा है, कर सकता है, लेकिन ऐसा रोल उसने भी नहीं किया था पहले कभी। लीक से हट के था जो वो करता था, वो विलन के रोल ज़्यादा करता था, निगेटिव शेड ज़्यादा करता था, उसने ऐसे रोल कभी किए नहीं थे। इसकी जर्नी में आपको क्या बताऊं, मैं उस वक्त बनारस में था, तो मेरे पास विशाल भैया का कॉल आता है कि एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, एक कहानी है, बताओ तो करते हैं। फिर मैं बोला भैया मैं लखनऊ आता हूँ, लखनऊ आके आपसे मिलूँगा और वहीं पे सारे कहानी का ब्रीफ दीजिएगा, प्रॉपर कैरेक्टर बताइएगा, फिर मैं वहीं समझूँगा। फिर मैं वहाँ गया लखनऊ में उनके ऑफिस, फिर अच्छे से मुलाकात हुई, कहानी के बारे में चर्चा हुई, और कहानी मुझे बेहद पसंद आई और काफ़ी अच्छा ही लिखा गया। रोमांस है, कॉमेडी है, सारी फीलिंग है मूवी में। तो फिर मैंने हाँ बोल दी। जब करण इस रोल का जो आया, उसने टेस्ट दिया, तो हम लोग ने देखा, तो हमने कहा परफेक्ट है। करण के अलावा तो मुझे फिर तो उस कैरेक्टर में मुझे कोई दिखाई नहीं, जब से उसने वो लाइंस बोली, चीज़ें करी, हमने कहा डन, करण लॉक हुआ है। फिर शूट चालू होता है, और जब मैं अपने कैरेक्टर में जब आता हूँ तो मुझे खुद अजीब सा लगता है कि यार मैं क्या हूँ, लेकिन मत यार चलो ले लो। जब मैं जब काम करके उसे अपने, जब ये OTT पे आई, MX प्लेयर पे आई, जब मैं देखा इसको तो बहुत लोगों ने तारीफ़ की। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ विशाल भैया का, जिसने मुझे इसमें एक अहम किरदार के रूप में सेलेक्ट किया, और आज आप लोग का प्यार मिल रहा है। और फिर बात आई जो मेन लीड एक्ट्रेस है, जिसके चक्कर में ये सब हो रहा है, ये पूरा जो जनरेशन टुडे रोमांस की पूरी कहानी जिस लड़की के पीछे है, वो उसके लिए फिर बहुत लड़कियों के ऑडिशन देखे गए, बहुत एक्ट्रेस के ऑडिशंस आए। फिर एक दिन मैंने स्टेटस लगाया हुआ था, तो ये पूजा सिंह जी का मेरे पास मैसेज आता है कि मैं भी इसका ऑडिशन भेजूँ। हालांकि उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जैसा कि उन्होंने भेजा मुझे प्रोफाइल में, उसने कुछ उससे पहले नहीं किया था। एक मैंने सॉन्ग किया था, तो उसमें भी वो आई थी, तो उसमें कोई उनकी लाइन्स वगैरह नहीं थी, बस वो एक कैरेक्टर करके गई थी उसमें। वो सॉन्ग था, वीडियो सॉन्ग था जी म्यूज़िक का, तो उसके अलावा तो उन्होंने उससे पहले कुछ किया नहीं था। तो मैंने कहा नहीं, ये लीड कैरेक्टर है, और इसमें हम इसको एक्सपीरियंस हो कैमरा का, ऐसा हम एक्टर्स देख रहे हैं इसके लिए। तो उन्होंने कहा एक महीना बस आप ऑडिशन ले लो, अगर आपको लगे कि मैं ये कैरेक्टर कर सकती हूँ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो मैं सो हैप्पी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड सिंस मॉर्निंग, एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने कैमरे के सामने प्रॉपर शूट किया है, एक्टिंग की है, एंड थैंक यू सो मच फॉर द होल टीम। वो डिसीजन बहुत अच्छा रहा, उसने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया। आप फिल्म में देखेंगे तो कहीं से नहीं लगता है कि ये पहली बार ऐसा कुछ कर रही है, या पहला इसने कैमरा फेस किया, सब कुछ नहीं, इतना अच्छा उसने परफॉर्मेंस दिया है। तीसरा जो हमारा प्राइमरी कैरेक्टर था वो था राजू का। अच्छा, जब मस्ताने बनी थी तो राजू का उसमें भी जो कैरेक्टर था, जब उन्होंने पिछला बनाया हुआ था, तो उस समय वो अखिलेश ने किया था। जो मैंने सेकंड एपिसोड लिखा हुआ जिस पर उन्होंने मस्ताने को जनरेशन टुडे रोमांस करके बड़ा कर दिया, तो करना तो अखिलेश को ही था, तो कोई डाउट ही नहीं था कि वो अखिलेश ही करेगा। तो अखिलेश ने उस कैरेक्टर को किया, और जिस तरीके से उसको मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिखा भी था, जैसा वो है नेचर उसका, उस तरीके से। तो
उसके हिसाब से ही वो कैरेक्टर लिखा गया। तो उसके लिए बोलूँ तो मैं ये गलत नहीं हुआ कि मैंने उसके लिए ही वो कैरेक्टर लिखा था, तो वो तो अखिलेश ने ही किया। और सर बेटे एक्शन। आगे आओ, आगे सुन रहे हो, पूरी बात सुन रहे हो, पूरी बात सुन रहे हो। देखो बात समझो, तुम मेरे भाई जैसे अच्छे दोस्त हो। यस मजा आ गया। नहीं वो नहीं आया, ऐसा करो, चलो रे रिहर्सल करो। ओके तुम उसको यस। देखो ये पैर क्या तुम क्या मूवमेंट क्या किया? उठ उठ आप उठ पैर आई उठ ना के जाए। यस बोलो, उठ के यस बोलो। चलो रिहर्सल। एक्शन। यस। ये क्या? बात समझो, तुम मेरे भाई जैसे अच्छे दोस्त। यस। ये नहीं बहुत एक्टिंग कर दी, चलो उसी में से काट ले। चौथा जो कैरेक्टर था इस फिल्म का, जो विलन था गुड्डू मिश्रा, उस पर बड़ी चर्चा हुई कि ये किससे कराया जाए। 2-3 टेस्ट लिए हम लोग ने अलग अलग एक्टर से। फिर जो हमारी फिल्म का म्यूजिक कर रहे थे, हमारी फिल्म के गाने बना रहे थे अमय भाई और विक्रांत भाई, अमय दीक्षित और विक्रांत श्रीवास्तव। तो अमय दीक्षित उसमें से जो है वो एक्टिंग भी करते हुए, जब मैं थिएटर में था उस टाइम से साथ में भी मेरे थिएटर किए थे, तो मैंने उनको देखा ना इनको भी कर सकते हैं ट्राई। मैंने अखिलेश से बोला, मैंने क्यों नहीं इनको टेस्ट किया जब गुड्डू मिश्रा के लिए। अखिलेश ने बोला हाँ भाई आइडिया तो अच्छा है, इनको कर सकते हैं। तो फिर जब उनको टेस्ट किया गया तो अमय भाई ने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया उसका, मतलब जब उनको पहले ही हम लोगों का देखा अच्छा गया तो और वो जो गुड्डू मिश्रा का कैरेक्टर है कि वो विलन है भी और बेवकूफ़ टाइप का भी है, और उसकी एक्टिविटी, उसकी डायलॉग डिलीवरी सब अलग टाइप की एकदम, तो काफ़ी सूट कर रहा था उसके ऊपर। जब उन्होंने पहला टेस्ट करा के लुक टेस्ट किया उसका, सब चीज़ें करी, तो काफ़ी सूट किया उसके ऊपर। तो फिर हमें लगा नहीं, हम इधर उधर भागने से ज़्यादा कुछ नहीं, हमें कैरेक्टर इन्हीं से कराना चाहिए। तो फिर वो कैरेक्टर हमने अमय दीक्षित से कराया। उसके बाद जो कैरेक्टर है, जो मेजर कैरेक्टर था सोनू भैया ब्रेकअप वाले, वो पहले तो देखा जाए कि सोनू भैया का जो कैरेक्टर था मेरी पिछली स्क्रिप्ट में बहुत छोटा सा था, 2 से 3 सीन थे। कि जब ये 1 घंटे की फिल्म बनने आए तो उसके सीन बढ़े और भी सीन इस्टेब्लिश हुआ कैरेक्टर उसका। तो पहले तो सिर्फ सोनू भैया था उसमें, फिर मैंने जी ब्रेकअप वाले के ब्रेकअप कराता है, उससे पैसे लेता है, तो एकदम मैंने लव गुरु का रिवर्स कर दिया था राइटिंग में इसको। ये कैरेक्टर जो है, जैसे लव गुरु तो बहुत फिल्मों में आ चुके हैं, लव गुरु नहीं, ये ब्रेकअप गुरु है, एकदम अपोजिट कर दिया था। इसका काम ये है कि लोगों को ब्रेकअप कराता था और उनसे पैसे लेता था, तो उस तरीके का कैरेक्टर था। तो बहुत और इन्जॉयबल हो गया, मुझे करने में भी बहुत अच्छा लगा वो कैरेक्टर। तो इस तरीके से हमारी पहली प्राइमरी कास्टिंग और सपोर्टिंग कास्टिंग में फिर दिव्यांश के लिए कैरेक्टर मैंने लिखा कि हाँ दिव्यांश भी, और हमारे प्रोडक्शन की पहली फिल्म में दिव्यांश करेगा। आर्यन के लिए कैरेक्टर लिखा, और भी जो मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे थे जो गुड्डू की गैंग में थे वो सब, बाकी सौरभ यादव जिसने मेरे असिस्टेंट का कैरेक्टर किया था, और ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं जो अमित सिंह जो उन्होंने पुलिस वाले का रोल किया। हमारा इन हाउस जो विकास राणा, उसने हवलदार का कैरेक्टर, उसकी भी वो पहली पिक्चर थी, उसने पहली बार कैमरा फेस किया था इस फिल्म से। तो ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने पहली बार इस फिल्म में 30-35 लोगों की बड़ी कास्टिंग थी, उसमें से मैं बोलूँ 5-6 लोगों को अगर आप छोड़ दो तो बाकी सब ने पहली बार ही कैमरा फेस किया था, पहली बार ही इतने बड़े बड़े कैरेक्टर किए थे। तो कास्टिंग करने का भी मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमारी कंपनी की जो पहचान है वो कास्टिंग से ही है, क्योंकि हमारी कास्टिंग कंपनी है। तो अब कास्टिंग ज़रा भी रॉन्ग हो जाए वो तो हो नहीं सकता, वो हम होने देंगे भी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इसी पर उठ जाएगा कि कास्टिंग कंपनी ने एक कास्टिंग कैसे रॉन्ग कर दी। तो इसलिए वो कास्टिंग का बड़ा ध्यान था हमें कि हाँ यार, अब डर भी था कि यार नए लोग हैं कहीं बाउंस ना हो जाए, तो इसलिए था कि चलो वर्कशॉप करते हैं 6 दिन की, कि सबको लोग कम से कम रेडी हो जाए, बाकी तो काम मैं निकलवा ही लूँगा लोग से जैसा भी रहेगा। तो खैर मेहनत बहुत की सभी लोगों ने बहुत ध्यान से, बहुत सीरियस होकर काम किया। इतनी ठंड में शूट था, जनवरी की भयंकर ठंड थी, 5 तारीख से हमारा शूट था जनवरी में 2020, 5 तारीख से। तो इतनी ठंड होती थी, तब भी अगर 7 बजे की शिफ्ट रखी तो 7 बजे जाते थे, 6 की शिफ्ट है सुबह की तो लोग 6 बजे पहुंच जाते थे, कभी भी लेट नहीं हुआ, बहुत अच्छे तरीके से सबने काम किया। उसके बाद ये है कि फिर जो म्यूज़िक की बात है कि हमें 2 गाने करने हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि मतलब इसमें गाने भी हो जाए, थोड़ा कंप्लीट ये फिल्म हो जाएगी। तो मैंने उनको जब विज़न सुनाया अपना कि मुझे कैसा गाना चाहिए, अब यकीन नहीं मानेंगे दूसरे दिन ही उन दोनों ने मुझे आकर लिरिक्स सुना दिए गाने के, और वो इतने परफेक्ट थे, फंस गया गाने के, चाहे लिरिक्स हो या सोनू भैया का जो एक रैप सॉन्ग था वो बहुत परफेक्ट था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये डन करो, और ये गाने तो हिट है, दोनों गाने जो है बहुत अच्छे चलेंगे, फिल्म के हिसाब से बहुत है, नहीं भी चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये अगर फिल्म पे फिट बैठ रहे हैं, आप अगर फिल्म देखोगे तो फंस गया वाला चाहे गाना हो, चाहे
सोनू भैया वाला गाना वो एकदम परफेक्ट है, वो जो भी सुनता है बहुत तारीफ करता है उस गाने की। तो वो दोनों गाने बने, उन गानों का जो म्यूज़िक है वो हमारे जो होमी भाई हैं उन्होंने किया, ओरियो म्यूज़िक ने किया पूरा म्यूज़िक उसका। एक गाना मैंने गाया जो है फंस गया वाला। फंस गया लड़का फंस गया सीधा साधा फंस गया भोला भाला फंस गया है ये बदम। दूसरा गाना जो क्या बोलते हैं रैप सॉन्ग है, रैप सॉन्ग के लिए मुझे बहुत सिंगर देख रहा था, क्योंकि मैं जैसा मेरे दिमाग में चल रहा था, जो आवाज़ चाहिए थी, जो एक कड़कपन चाहिए था, क्योंकि वो पूरा जो गाना है वो सोनू भैया ब्रेकअप वाले का कैरेक्टर ब्रीफ कर रहा है वो गाना। तो उस गाने में ज़रा सा भी जो है मुझे अप एंड डाउन नहीं चाहिए था कि कोई भी सिंगर गा दे। बहुत सारे रैप सिंगर्स के मेरे पास आए, बहुत से ऑप्शन है, हम सुनते थे, डेली रिजेक्ट करते थे कि नहीं यार ये आवाज़ नहीं बैठ रही। एक दिन मैं ओमी के स्टूडियो में था, भाई के स्टूडियो में ओरियो म्यूज़िक में, तो ऐसे ही उन्होंने सुनाए। मुझे वो डेली बुलाते थे कि देखिए 5 सिंगर हैं, इनकी सुन के देखिए। मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था किसी का। उन्होंने एक कुछ स्क्रैच उनके पास ऑडियो था, वो उन्होंने ऐसे ही बजा दिया, तो उसमें मुझे आवाज़ सुनाई दी शिवांश केडी की। मैंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये सिंगर अभी गाना रिकॉर्ड किया है, मेरा ये ठीक है बस। आप बोला जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं। मैंने कहा इसकी मुझे सुनाओ पूरा गाना इसका। जब मैंने सुना तो मैंने कहा अरे वाह यार इतना यही तो चाहिए। मैंने कहा भाई यही तो ढूंढ रहे हैं, सिंगर कहाँ है ये? कह हाँ ये मिल जाएगा। तो भाई इसी से रिकॉर्ड कराओ सोनू भैया, और किसी की तरफ मत देखो, मुझे शिवांश केडी, इस गाने के लिए शिवांश केडी ही चाहिए। फिर जब उसने गाया तो आप अगर सुनेंगे वो रैप सॉन्ग तो एकदम उसने फाड़ डाला। सोनू भैया ब्रेकअप वाले अजब है इनके खेल निराले, सेटिंग है तगड़ी इनका तगड़ा रुबाब है, सीधे साधों के लिए करते गॉड का काम है, गॉड का काम है, हाँ गॉड का काम है। उस लड़के ने सिर्फ 2 घंटे में गाना रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद मिक्स होकर मेरे पास आया। मैंने कहा यार ये तो मज़ा आ गया एकदम सुन के। तो म्यूज़िक की भी बहुत अच्छा इसमें जर्नी रही है, बहुत अच्छी तरीके से। दोनों ही गाने जो थे, जो आमिर भाई ने गाया है या जो शिवांश ने गाया है, दोनों गाने बहुत ही अच्छे बने। दोनों गाने सुनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर इसके बाद जो हम लोग टूर पे गए, शूटिंग पे गए। रोलिंग 10/1 एक्शन। और क्या हाल चाल? तो शूटिंग पे भी जैसा कि एक जो मैंने जो सोच रखा था, जो मैंने प्लान किया था कि हाँ हम अगर ऐसा कर लेंगे कि रिहर्सल करेंगे तो उसके बाद जो है वो चीज़ दिखी। काम फटाफट हुआ हमारा। एक दिन में जहाँ हम 4 सीन लेकर जाते थे वहाँ हम 5 सीन 6 सीन करते थे, क्योंकि 10 दिन का शेड्यूल था। टारगेट ये था कि 10 दिन से कम ही दिन में कंप्लीट कर लें, और हम ज़रा भी रिस्क नहीं ले सकते थे कि 10 दिन से 11 दिन का तो हमारे पास बजट ही नहीं था कि हम 10 दिन में ही हमें कंप्लीट करना था, चाहे कैसे भी हो फिल्म। तो वो हुआ, ऊपर वाले बालाजी की कृपा थी, वो पिक्चर कंप्लीट हुई हमारी। कंप्लीट होने के बाद जो है जब हम पोस्ट पे जाने वाले थे उससे पहले लग गया लॉकडाउन। अब सब अपने घर के अंदर, पूरा लॉकडाउन लग गया और हम हर तरफ से बंद, कहीं कोई जा नहीं सकता था। उस समय तो सभी को पता है कैसा था। फिर उस बीच मेरे एक दोस्त हैं सैम भाई, और जब लॉकडाउन पहली बार थोड़ा खुला है, दोबारा जाना शुरू हुए हैं, तो उनसे मैंने बताया मेरी पिक्चर फंसी हुई है, मैं मुंबई डेटा भेज के वो कराना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब बैठूँगा तभी हो पाएगा, क्योंकि कहानी मेरी है। आधे से ज़्यादा सीन मैंने सब कर रखे हैं, सब मैंने सीन लिए, मुझे मालूम है क्या कब लगाना है। तो कोई एडिटर मेरे बिना बैठे तो नहीं कर पाएगा, ये तो फैक्ट बात है। तो उस कोविड के टाइम पर भी उस बंदे ने समझ लीजिए मेरी फिल्म के लिए अपना सेटअप पूरा अपने घर पे लगाया। मैं जाता था डेली, हम लोगों ने 7-8 दिन बैठ के प्रॉपर पूरी फिल्म का जो है रफ कट किया। बहुत अच्छा काम किया सैम भाई ने, और जितने कम डेज में उन्होंने करके दिया ऐसे माहौल में, जब आप सोचो कोविड का माहौल हो, जिस टाइम लोग अपने सगे लोगों को घर में नहीं आने देते, उस टाइम उन्होंने मतलब वहाँ बुला के चीज़ें कराई। तो बहुत थैंकफुल हूँ मैं उनका कि उस टाइम उन्होंने ऐसा रफ कट करके दिया। रफ कट होने के बाद जब फिल्म के हम क्लाइमैक्स से पहुँचे तो वो डेटा शायद मेरी हार्ड डिस्क पर था नहीं, तो मैंने रंजीत भाई कॉल करने, भाई वो फाइनल क्लाइमैक्स का जो है वो भेजिए। तो एक और ट्रेजेडी हो गई, वो डेटा गायब हो गया। पूरा क्लाइमैक्स का डेटा पता ही नहीं चला कहाँ है। उन्होंने कहा भाई मुझे मिल नहीं रहा है, उस हार्ड डिस्क में है नहीं, इस कंप्यूटर में नहीं करे, आप स्टूडियो आइए। मैं स्टूडियो गया, 20 के 20 कंप्यूटर जो उनके स्टूडियो के थे सब हमने देख डाले, सारे सिस्टम में चेक कर डाले, कहीं नहीं मिला। कम से कम उन्होंने मुझे 35 हार्ड डिस्क चेक कराई, किसी में नहीं मिला। अब हम लोग सर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करें यार, तो क्लाइमैक्स ही उड़ गया। वहाँ लॉकडाउन लगा है, शूट कर नहीं सकते, आधे लोग अपने घर जा चुके हैं।
हीरोइन जौनपुर में है, और हमारा एक हीरो जो करण है वो बनारस में है, दूसरा हीरो अखिलेश वो अपना बहराइच में है, आधे से ज़्यादा जो और सपोर्टिंग कास्ट है सब अपने घर है क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है। अब हम बड़े हैरान कि यार इस समय तो कोई आ जा भी नहीं सकता, अब कैसे करें, और डेटा हमारा गायब। अब 3-4 दिन हम लोगों ने ढूंढ डाला, रंजीत भाई ने ढूंढ डाला, सबने ढूंढ डाला, नहीं मिला तो नहीं मिला। अब ये टेंशन का माहौल बना हुआ था, तो फिर ये सोचा गया कि ठीक है अब जब लॉकडाउन थोड़ा खुलेगा तो शूट करेंगे। तो वो प्लान होने लगा कि चलो शूट किया जाएगा, रीशूट कर लेंगे। फिर एक और लफड़ा हुआ दूसरा लफड़ा ये हुआ कि मैंने कहा, मैंने लोग से करंट लुक फ़ोटो मंगाई, तो मैं एक दिन मैं स्टेटस में देखता हूँ कि अखिलेश की फ़ोटो लगी हुई है और अखिलेश ने अपने बाल हटवा दिए। तो मैंने पूछा, मुझे लगा शायद पुरानी फ़ोटो है, मैंने फ़ोन किया, हमने ये कब की फ़ोटो है? तो उसने कहा कल की। हमने, अरे ये क्या किया तुमने, तो मालूम था ना पैच वर्क भी बाकी है अभी एक दिन का, तूने बाल क्यों उठा दिए? भाई मुझे लगा लॉकडाउन है, 6 महीने से पहले कहाँ खुलेगा, 6 महीने में उतने बड़े बाल फिर कर लूँगा, इसलिए बाल मैंने हटा दिए। अब मैंने सर पकड़ लिया, फिर से मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, रंजीत भाई से मैंने कहा भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ यार, क्योंकि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर ली इन लोगों ने। तो मैंने कहा देखिए कहीं विग बन जाए, तो फिर मैंने बात करी मुंबई में मेकअप आर्टिस्ट, उनसे मैंने बात करी, मैंने कहा क्या विग बन जाएगी ऐसे? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बड़े बाल है इस लड़के के तो वैसे तो विग बन जाएगी, कोई इशू नहीं है और मैं बना के भेजूँगा आपको। तो खैर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सॉल्व होने के बाद रंजीत भाई घर बैठा था, लोग शेड्यूल प्लान कर ही रहे थे कब से क्या करना है। तो उतनी देर में एंट्री होती है रंजीत भाई के साले साहब की, सोनू भाई की। सोनू क्या है, सोनू इस फिल्म में कैरेक्टर भी सोनू ने किया है। सोनू ने जो गुड्डू की गैंग है उसमें गूंस है, उसमें से एक सोनू भी है। तो उसने बोला कि दादा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं हाँ सब सॉल्व है, अब तो विग भी उसका बन रहा है, बस शेड्यूल प्लान करना है और हम लोग का क्लाइमेक्स शूट करना है। तो उन्होंने कहा दोनों का? मैंने कहा दोनों का समझ में नहीं आया, कह रहे करण ने भी तो बाल हटवा दिए। अब मैं चौंक गया, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो भाई? तो उसने मुझे फिर टिकटॉक पे एक वीडियो दिखाया, उस समय टिकटॉक चलता था, टिकटॉक दिखाया कि देखिए उसमें करण का भी रील में डांस करते उसको देख रहा हूँ और उसके सर पे बाल नहीं है। मैंने करण फोन किया, हमने भाई तुमने बाल क्यों हटा दिए? कह रहा भैया वो मुझे थोड़ी ना पता था कि रीशूट होगा क्या होगा, मैंने हटा दिया, मैं तो गाँव आया था तो मैंने हटवा दिए अपने। अब फिर मैंने कहा अब तो ये टेंशन वाला माहौल हो गया। फिर मैं डायरेक्टर साहब को कॉल किया अपने, मैंने कहा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, बताइए क्या करें। तो उन्होंने कहा अब इस पिक्चर को छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए और इसका ट्रेलर काट दीजिए, अपने जो और फंडर और चीज़ें लोग हैं उनको दिखाइए, इसको या तो फिर से पूरा रीशूट करेंगे नहीं तो फिर दूसरी फिल्म बनाई जाएगी। तो मैंने कहा देखिए दादा ये तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि इस फिल्म से बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, कई लोगों ने पहली बार इसमें कैमरा फेस किया, तो ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा कि इतना काम करने के बाद मैं उन लोग से कह दूँ कि सॉरी बेटा हो नहीं पाया। बहुत मेहनत से सबने किया, इतनी मेहनत करी थी, ठंड में लोगों ने शूट किया, सब अपने घर से आते थे जाते। तो मैंने कहा यार ये मेरे से होगा नहीं कि मैं उनसे ये बोलूँ कि उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दूँ कि फिल्म नहीं आएगी। मैंने देखिए फिल्म तो आएगी चाहे कुछ भी हो, हमने आप सोचिए क्या कर सकते हैं बताइए। तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से तो यही है कि ये नहीं हो सकता है, आप इस पर फालतू मेहनत मत करो, या आप 7-8 महीने तक अगर वेट कर सकते हो इन लोग के बाल उगने का तो वेट करो आप, जब इनके बाल बड़े हुए। खैर उनकी बात भी लॉजिकल थी कि मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे हो ही सकता है कि 7-8 महीने या तो वेट करो कि उनके बाल फिर से आए। 7-8 महीने वेट करने का मतलब है इस फिल्म को इतने दिन रोकना, तो कोई वही नहीं, आधे लोगों के लुक तब तक चेंज और हो जाएंगे, या हो सकता है वो लोग ही हमें दोबारा ना मिले, क्योंकि इतनी बड़ी क्लाइमेक्स में सभी थे। अब मैं टेंशन में था मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा अब जो राइटिंग का मेरे अंदर सेंस था, क्योंकि थिएटर टाइम्स में पहले प्ले लिखता था, फिर जब ये फिल्म लिखी, शॉर्ट फिल्में भी लिखी मैंने पहले, और फिर अब ये फिल्म लिखी, तो फिर ये था कि राइटिंग का सेंस थोड़ा बहुत था मेरे अंदर। तो मैंने कहा इसको थोड़ा घुमाते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो आप वो फिल्म में देखिएगा, क्योंकि अब हमारे चैनल पे अवेलेबल है, देखिएगा कि मैंने क्या उसको इम्प्रोवाइज़ किया है, क्या चेंज किया है, तो आपको समझ में आएगा कि इस मुसीबत से हम निकले कैसे। लेकिन वो हम निकल आए, मैंने मैनेज कर दिया। उसमें राइटिंग में मैंने वो सीन चेंज किए कुछ, और अब आप जब पिक्चर देखेंगे आप नहीं समझ पाएंगे कि ये जो गंजे फिल्म में दिखते हैं क्लाइमैक्स में क्यों दिख रहे हैं, उसका मैंने एक लॉजिक दे दिया है बस। तो वो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये कहीं से आप नहीं कह सकते कि ये गंजे एक्सीडेंटली हुए हैं, ये या कराए गए हैं, क्या है। वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने उसमें क्या चेंज किया। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर जब पूरी फिर से ये शूट करी, फिर रीशूट, हाँ फिर हमने रीशूट की तैयारी शुरू करी कि चलो अब सब चीज़ें हो गए हैं, कहानी भी फिर से अब लाइनअप हो गई है कि अब ये नई कहानी ऐसी रहेगी क्लाइमैक्स तक, तो अब क्लाइमैक्स पोर्शन शूट कर लेते हैं।
हम लोगों ने सबको बुलाया सर, कोई जौनपुर से आ रहा था, कोई बहराइच से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था, कोई बनारस से आ रहा था। तो सब इकट्ठा हुए होने के बाद एक जगह लोकेशन हमने देख रखी थी। जब हम लोग वहाँ शूट करने पहुँचे तो लोकेशन वाले ने लोकेशन देने से मना किया। रीज़न कोविड के रेस्ट्रिक्शन चल रहे थे कोविड के। तो हमारा शूट 2 बार कैंसिल हुआ। अच्छा सब बाहर से आ रहे थे, तो मैं भी टेंशन में था कि यार अभी ये जाएंगे फिर आएंगे, बड़ी प्रॉब्लम होगी, आना जाना भी बड़ा मुश्किल है उस समय। फिर कब लॉकडाउन लग जाए ये भी नहीं पता था। एक बार लग के दोबारा लगा, फिर खुला, फिर ये हो रहा था कि लगने वाला, डेली न्यूज़ चल रही थी, तो बड़ा प्रॉब्लम वाला माहौल था। फिर मेरे बड़े भाई हैं प्रशांत श्रीवास्तव जी, मैंने उनसे बताया, मैंने भैया ऐसी प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं है, तुम आ जाओ, मेरी प्रॉपर्टी है, तुम देख लो और मेरी जगह है, तुम अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ हो सकता है तो चलो रैकी कर लो चल के। तो मैं उनके साथ गया रैकी करने। लोकेशन देखी, लोकेशन एकदम परफेक्ट थी जिसपे हमारा क्लाइमैक्स हुआ है। तो मैंने कहा भैया हो तो जाएगा, अगर तुम्हारा काम हो जाए तो आओ आराम से करो, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इशू नहीं है, आराम से तुम अपना काम कर सकते हो। फिर मैंने सबसे कहा कि अब डेट फिक्स है, आप आ जाओ सब लोग और क्लाइमैक्स करते हैं, यहाँ पूरा शूट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस बार होगा शूट। खैर एक दिन में हमने वो पूरा क्लाइमैक्स का पोर्शन और सब चीज़ें हम लोगों ने एक दिन में ही निकाली। बालाजी की कृपा से बहुत अच्छा शूट हुआ हमारा वहाँ पे। प्रशांत भैया ने बहुत सपोर्ट किया और उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बहुत अच्छे से वो हमारा शूट हुआ और शूट कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद जो है हमने इसका एडिटिंग वगैरह कराया। लॉकडाउन फिर से सेकंड बार दोबारा लग गया, तो उस समय रंजीत भाई ने बहुत सपोर्ट किया। उनके घर पे पूरा पोस्ट प्रोडक्शन, उन्होंने पूरा स्टूडियो का अपना सारा सामान अपने घर पे रखा और वहीं पे सारा डबिंग का पूरा इंतज़ाम उन्होंने करवाया। ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे लोग अपने सगों को अपने घर में भी नहीं बुलाते हैं, या क्योंकि कोविड का साथ तो समझ जान ही रहे थे कि एक अपने लोगों को से भी आप लोग दूरी बना रहे थे, अपने सगे लोगों से। उस टाइम पर उन्होंने सबको अपने घर पे टिक करके बुला के डबिंग कराया, बिना किसी डर के, बिना किसी चीज़ों के। तो बहुत सपोर्ट रहा है रंजीत भाई का इस फिल्म में, बहुत बड़ा योगदान है उनका हर तरह से। एज अ पार्टनर तो वो थे ही, उसके बाद भी उनने जो ये एक मॉरल सपोर्ट और इस तरीके से जो किया, वैसे अच्छे टाइम पे कि डबिंग कराना, ये सब चीज़ें कराना, जिस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है, इस टाइम रिस्ट्रिक्शन है इतने सारे, उसके बावजूद भी करण बड़ी मेहनत करता था। करण डेली अपने घर से वहाँ से आता था, रास्ते में पुलिस भी उसको रोकती थी, बहुत चीज़ें उसको, तब भी बेचारा आता था, डेली वो एडिटिंग पे बैठता था। कुछ नहीं 7 मंथ तक उसकी एडिटिंग चली है। और जब फाइनल फिल्म बनी उसके बाद जो है, जब फाइनल कट हमारे पास आया, जब हम लोग ने फाइनल आउटपुट देखा है, तो बस वही बात एक जहन में आई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो क्लाइमैक्स गायब हुआ तो जो ये क्लाइमैक्स बना है, ये स्टोरी जो बनी है, ये स्टोरी लाइन जो एंड आया है, जो ये शूट होकर आया, ये कंप्लीट एक पैकेज फिल्म लगता है देखने में। और ये बहुत और भी बड़ा हुआ, और भी लार्ज हुआ, और भी देखने में अच्छा लग रहा था। तो आप जब देखोगे फिल्म तो आपको लगेगा कि हाँ वो कंप्लीट फिल्म दिखती है स्टार्ट टू एंड पूरा। तो ऐसे हमारी ये फिल्म शूट हुई। फिर जब फिल्म कंप्लीट हो गई तो रिलीजिंग की बारी है। रिलीजिंग की बारी में जब हमने फिल्म अपनी बनाने के बाद जब हम अपने ही लोगों से हेल्प मांगना चाह रहे थे, तो उसी टाइम बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें बड़ा डिमोटिवेट किया, बहुत डिमोटिवेट किया। बहुत लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं आपकी ये फिल्म है, ये ऐसा कहीं रिलीज़ नहीं होती, कहीं बनती नहीं है, ये कहीं जाएगी नहीं, कहीं आएगी नहीं, कुछ नहीं होगा इसका, और इसको कहीं भी रिलीज़, इसको कहीं डाल दो, ऐसा छोड़ दो, उसको डब्बे में पड़े रहने दो, कुछ नहीं होगा। बहुत लोगों ने बहुत 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 मॉरल डाउन किया हमारा, लेकिन हमने ठान रखा था कि हमें जो है फिल्म OTT तक ले जानी है। कहा जाता है ना, जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। तो फिर एक मेरे भाई हैं, डायरेक्टर हैं, बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर हैं राहत काज़मी जी, उनसे मेरी बात हुई। मैंने सर मैंने ऐसे एक फिल्म बनाई है, आप ट्रेलर देखिए इसका। तो उन्होंने ट्रेलर देखा, करे तो बड़ी कमाल की तुमने बनाई है। तो मैंने सब किया, मैंने हाँ सर ये मेरे प्रोडक्शन की पहली फिल्म है और मैं इसको OTT करना चाह रहा हूँ। कह रहे तुम बस नाम बताओ किस OTT पर तुमको करना है। तो ये मेरे लिए बड़ी शौक वाली बात थी कि ये इतनी बड़ी बात उन्होंने मेरे लिए कर दी कि अब देखिए जब दरवाजे खुलते हैं तो कैसे किस तरह से खुलते हैं। और भी कई OTTs को मैंने मेल कर रखा था अपनी फिल्म का ट्रेलर, तो उन्होंने कहा तुम बताओ किस पर तुमको करना है। तो उन्होंने कहा ऐसे तो मैं MX चाह रहा हूँ, क्योंकि MX वाला ही कंटेंट है जो कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी सब उस पर चलता है। तो कहा ठीक है, कल मैं तुमको 2-3 लोगों से बात कराता हूँ, तुम अपना देख लो, जिस भी OTT में तुम्हें समझ में आए तुम उस पर रिलीज़ करो। तो उनका बहुत थैंकफुल हूँ मैं और हमेशा रहूँगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं वो, क्योंकि उनके साथ मैंने कई फिल्मों में एज एन एक्टर, एज अ कास्टिंग एक्टर वर्क किया है। तो फिर जब उन्होंने मेरी 2 लोगों से बात कराई, और भी लोगों से जो मैंने पर्सनली बात कर रखी थी, जब मेरी फिल्म, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरी फिल्म MX प्लेयर पे ओके हुई, MX प्लेयर पे कंफर्म हुआ, डन हुआ, क्या इस पर रिलीज़ कर रहे हैं, उसके बाद
उस एक वीक के अंदर कम से कम 3 OTT ने मुझे अप्रूव ऑन दिया, जिसमें से बड़े बड़े नाम हैं मंजूकर के अलावा भी, इसमें से वूड से हमें अप्रूवल मिला कि आप हमारी अपनी फिल्म का ट्रायल हमें दिखाइए एक बार, और फिर उसके बाद हॉटस्टार से हमें अप्रूवल मिला, एक डॉन सिनेमा है उससे हमें अप्रूवल मिला कि आप रिलीज़ कर दीजिए। कई लोगों का तो ऐसा था कि बस आप भेजिए, आप डेट बताइए क्या कब करना है। तो वही है कि जब दरवाजे खुलते हैं, जब आप मेहनत करते हो, जब अच्छी नीयत से आप काम करते हो, तो हर तरफ के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। ऊपर बालाजी की कृपा रही कि ये फिल्म इंडिया के जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं 3 उनमें से एक पे हमारी ये फिल्म रिलीज़ हुई, MX प्लेयर पे, जो उस समय का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, और 2021 में हमारी ये फिल्म प्लेटफॉर्म पर आई, OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर आई, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस फिल्म का। और उस समय की, या देखा जाए OTT इंडस्ट्री की, शायद ये पहली वेब फिल्म थी इंडिया की जो ये रिलीज़ हुई, और OTT पे रिलीज़ हुई, यानी कि पहले थिएटर पे फिर OTT पे। इसी OTT के लिए बनी फिल्म थी जो OTT पे ही गई, और इंडिया की पहली OTT फिल्म थी। और इसके बाद तो फिर देखिए ट्रेंड सही शुरू हो गया, कितनी फिल्में बनी उसके बाद। नेटफ्लिक्स वाले तो प्रॉपर एक ओरिजिनल सीरीज़ ही चला रहे हैं सब फिल्म की, तो फिल्म उसी में बनती है। उसके बाद MX ने ही बनाई, और भी लोगों ने बनाया, अमेज़न प्राइम ने ही बनाई, लेकिन OTT पे पहली फिल्म जो थी, जो OTT पे ही बनकर रिलीज़ हुई, वो हमारी थी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक छोटी सी चीज़ से शुरुआत करके हम लोगों ने इसको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। सब आप लोगों का प्यार है, बालाजी की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है, जो यहाँ तक हमारी फिल्म जा पाई। तो कभी भी अपनी चीज़ों के लिए अपना मॉरल डाउन मत करिए लोगों की बातों पे। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो नहीं कर पाए, इसलिए वो कह रहे हैं। वो खुद हारे हुए हैं, तो आपको भी हारा हुआ ही देखना चाहते हैं। तो इसलिए आप कभी भी उम्मीद मत छोड़िए, ईमानदारी से काम करिए, आप 101% सफल होंगे। और सभी का बहुत सपोर्ट रहा, हमने बहुत मेहनत से काम किया, ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी, और सभी ने बहुत सपोर्ट किया। जो लोग आज हैं हमारे साथ, जो लोग नहीं भी हैं, तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, और दिल से धन्यवाद है। और ये हमारा जो मेकिंग वीडियो कह लीजिए, या ये हमारी फिल्म की जर्नी कह लीजिए, ये जो सारी बातें थी जो इतने साल से था कि हर कोई मुझसे पूछता था कैसे ये फिल्म बन के रिलीज़ हुई, कहाँ वहाँ कैसे पहुँची OTT पे, तो उसका मैं भी सबको बता, जो मिलता था किसी से बता पाता था, किसी से नहीं बता पाता था। तो इसलिए आज मैंने वीडियो में सब क्लियर किया चीज़ें कि कैसे कैसे करना हुआ। वो फिल्म बनने के बाद भी हम अब ये, हाँ एक और सवाल रह गया कि ये 3 साल बाद क्यों इस पर आई है। 3 साल बाद इसलिए आई है क्योंकि 3 साल तक जो इस फिल्म के राइट्स थे वो MX प्लेयर के पास थे। अब वो राइट्स हमारे पास वापस आ गए हैं, और अब ये फिल्म आप हमारे चैनल पे बालाजी मैजिक स्टूडियो पे आप देख सकते हो, हमारे प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है फिल्म। और देखिए और अपना रिव्यू बताइए इस फिल्म को देख के। हमारी पहली फिल्म है, हमारी मेहनत है इसमें, तो आप देखिए और बताइए कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, और हमारी फिल्म कैसी लगी आपको, ज़रूर आप उस पर लिखिएगा। और हम ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। इस फिल्म के बनाने के बाद हमने कई सारी शॉर्ट फिल्म, कई वेब सीरीज़ हमने बनाई, अभी हमने एक और OTT फिल्म बनाई है, जल्दी हम रिलीज़ करेंगे। तो बस यही है कि जो नए फिल्म मेकर हैं, जो नए मेरी तरह के और लोग हैं जो सोचते हैं कि हाँ हमें भी फिल्म बनानी है, हमें भी फिल्म मेकर बनना है, या हमें कुछ अपना करना है, तो करिए, बस बात मत करिए ज़्यादा। जितना आप बात करोगे, जितना लोगों से राय लेंगे, उतना ही आपकी चीज़ें जो है पीछे जाएंगी। आप राय मत लीजिए, बस करिए, आप शुरू करिए, आप कदम आगे बढ़ाइए, लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ऊपर वाला आपकी मेहनत, आपकी नीयत देखेगा, तो 101% आप सक्सेस होंगे। तो बस एक यही एक छोटा सा वीडियो था जो मैं इसके माध्यम से सब मैं बात बताना चाह रहा था, बोलना चाह रहा था नए फिल्म मेकर्स से, एक्टर्स से, सभी से। तो बस यही हमें आपसे कहना था। जय बालाजी।